टीम के पहुंचने पर एकदम वो और उनके बाकी सहयोगी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो लोग इस तरह से रंगे हाथ पकड़े जाएंगे पूरे गिरोह के साथ। डॉक्टर है, जेल में जाता है, जेल से जमानत पे आता है और फिर वही काम करने लग जाता है। कोई संगठित बहुत बड़ा गिरोह है क्या ये? जेल में रहते रहते भी कई बार ये लोग तैयारी तो करके रखते हैं कि जैसे ही ये जेल से बाहर आएगा तो वापस से इस तरह की गतिविधियां करनी शुरू कर दें। डॉक्टर अनंतराम बरवाड़ा जैसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उस परिवार को भी माफ नहीं किया जा सकता जो महिला को मजबूर करता है कि वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को चेक अपने करवाए। काम के पछतावा उनके चेहरों पर दिखाई कराने वालों में सब तादाद सबसे ज्यादा किसकी होती है? गरीब लोगों की होती है या अमीर लोगों की होती है? बेटियां कौन कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि महिलाएं खुद चाहती हों कि हमें बेटा ही चाहिए, हमारे परिवार में जो मुखिया है परिवार का वो चाहता है कि मेरा वंश और वंश माना गया है बेटे को, जो हमारे समाज में है जो बहुत महिलाएं बुराई इतनी सक्षम है कि किसी का भी डटकर मुकाबला कर ये चेंज नहीं होगा तब तक डॉक्टर अनंतराम बरवाड़ा जैसे लोग लगातार बेटियों को चेक करते रहेंगे पेट में और बेटियों को मरवाते रहेंगे। है उसको शायद कुछ लोग थोड़ा सा और अलग नजरिए से देखते हैं, और जिनके बेटियां हैं मतलब उनमें थोड़ा सा उनको फर्क। दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हिसार की ही नहीं पूरे हरियाणा की सुर्खियां डॉक्टर अनंतराम बरवाड़ा जो लगातार 8वीं बार भ्रूण लिंग जांच में पकड़े गए हैं, और जो टीम का नेतृत्व किया वो हमारे साथ डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनामिका बिश्नोई है जो पीएनडीटी एक्ट की नोडल अधिकारी भी है। तो उनसे एक बार जानना चाहेंगे इस पूरे मसले में। मैम, मतलब आपने जो रेड की शुरुआत एक बार जानना चाहता हूँ, किस तरीके से सूचनाएं मिलती है या किस तरीके से टीम बनती है और उसके बाद गिरफ्तारी तक का जी, हम लोग निगरानी रखे होते हैं अपने पूरे एरिया पर, और ये गर्भवती महिलाओं पर भी हमारी निगरानी होती है और सब तरह की एक्टिविटीज़ पर हमारी नज़र होती है। तो हमारी टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अवैध लिंग जांच का धंधा चल रहा है हिसार शहर में, तो हमने उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करी और अधिकारियों ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने टीम बनाई और हमने पूरा नियोजित तरीके से रेड की, और रेड हमारी सक्सेसफुल भी रही और मौके पर ही रंगे हाथ डॉक्टर अनंतराम और इनके जो सहयोगी हैं वो पकड़े गए, और इलीगल पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी बरामद हुई, इलीगल एमटीपी किट भी बरामद हुई जो कि इन्होंने अवैध तरीके से रखी हुई थी। और इनका अवैध एमटीपी किट्स का प्रयोग ज़्यादातर उस समय होता है कि लिंग जांच में यदि लड़की निकल जाए तो ये अवैध गर्भपात की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं किट के माध्यम से। तो और कुछ फिर नशीली दवाइयां भी मिली, तो इसलिए एक के बाद एक काफ़ी परतें खुली जब हमने गहनता से इनके इन्वेस्टिगेशन। इलीगल जो मशीन की आपने बातचीत की है, तो मैं एक बार ये मशीन के बारे में जानना चाहता हूँ कि मशीन कंपनी से डॉक्टर तक आने की एक प्रोसेस क्या है, कि वो मशीन कौन खरीद सकता है, इंस्टॉलेशन कैसे होती है? पीएनडीटी एक्ट के रूल्स के तहत कोई भी रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर है उसी को ही मशीन बेची जा सकती है, और जो भी कोई मशीन का सप्लायर होता है वो भी हरियाणा पीएनडीटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग से। और जब भी वो मशीन सप्लाई करते हैं किसी भी रजिस्टर्ड सेंटर को, तो वो उसकी सूचना ज़रूर हरियाणा सरकार को देते हैं, स्वास्थ्य विभाग को। तो ये सूचना अगर नहीं दी गई है तो अवैध है पूरी तरह से, और ये अनरजिस्टर्ड जगह पर मिली है तो ये तो बिल्कुल ही गैरकानूनी है। तो इसकी पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है कि ये मशीन किसने सप्लाई की। जिस भी सप्लायर ने इलीगल लोगों के इलीगल प्रयोग के लिए ऐसे लोगों के हाथों में दी है, वो भी बिल्कुल कानूनी कार्रवाई के पात्र हैं और उनको भी जो है कानून के तहत सज़ा हो। एक मशीन के साथ ट्रैकर लगा होता है, तो क्या इस मशीन के साथ भी कोई ऐसा ट्रैकर था, या मशीन यूज़ होने के बाद कबाड़ी के पास चली जाती है वो मशीन थी, या फ्रेश मशीन थी? देखिए, मशीन देखने में नई लग रही थी और जो है बहुत ही एडवांस्ड टाइप की लग रही थी, मतलब अच्छी कॉस्ट भी इसकी ठीक होगी, ऐसे सस्ती वाली या फर्जीवाड़े वाली टाइप की नहीं लग रही थी। तो बाकी तो मशीन के जो इंजीनियर हैं
वही जांच करके बताएंगे। मशीन पर कोई लेबल वगैरह नहीं था, लेकिन वो जब मशीन का अंदरूनी इंजीनियर अच्छी तरह से जांच करेंगे उसी में पता चलेगा मेक मॉडल क्या है, तो तब करके इसके मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा जाएगा। मैम, ये भ्रूण लिंग जांच करवाना और फिर अगली प्रोसेस करवाना, क्या ये व्यक्तिगत मामला रह गया है या कोई संगठित गिरोह है कि एक व्यक्ति डॉक्टर है, जेल में जाता है, जेल से जमानत पे आता है और फिर वही काम करने लग जाता है? कोई संगठित बहुत बड़ा गिरोह है क्या ये? देखिए, एक अकेले के लिए इतने बड़े स्तर पर इस तरह की अनैतिक गतिविधियां कर पाना मुमकिन नहीं। तो ये एक गिरोह है, बहुत ही बड़ा गिरोह है, और हमने अभी गिरोह के 3 लोगों को पकड़ा है, लेकिन इसमें हो सकता है और लोग भी जुड़े हों, बहुत और लोग भी होंगे। तो ये जैसे ही जेल में रहते रहते भी कई बार ये लोग तैयारी तो करके रखते हैं कि जैसे ही ये जेल से बाहर आएगा तो वापस से इस तरह की गतिविधियां करनी शुरू कर दें। तो इसलिए पूरे गिरोह को और इनकी पुलिस के द्वारा अच्छी तरह से छानबीन की जा रही है कि और कौन कौन शामिल हैं, वो भी पकड़े जाएंगे, और किस किस तरह और कहाँ कहाँ नेटवर्क फैला हुआ है ये सारा पता लगाया जाएगा। मैम, जैसे डॉक्टर अनंतराम बरवाला है, वो चुनाव भी उसने लड़े हैं, प्रभावशाली व्यक्ति है, ट्रस्ट भी चलाता रहा है, तो जैसे मान लो आपने रेड की और वो पकड़ा गया तो एकदम क्या उसने क्या महसूस किया होगा? डर, चेहरे पे डर था या नहीं था? या कई बार आदतन अपराधी जो हो जाता है, जेल में जा चुका तो डर नहीं होगा, तो आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, टीम के पहुंचने पर एकदम वो और उनके बाकी सहयोगी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो लोग इस तरह से रंगे हाथ पकड़े जाएंगे पूरे गिरोह के साथ। तो क्या मतलब कभी ऐसा भी होता है? अपने काम के पछतावा उनके चेहरों पर दिखाई नहीं। क्या ऐसा भी होता है कि जब आप इस तरीके की कार्रवाइयों में जब शामिल होते हो, पहले भी बहुत रेड की होगी, तो कोई फोन करवाते हो दबाव में, ऐसा कभी होता? मैम नहीं, देखिए, फोन्स हम अपने भी बंद कर लेते हैं और इनके भी फ़ोन हम बंद कर देते हैं, तो इसलिए उस टाइप का दबाव जैसी चीज़ कोई नहीं है हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन। या बाद में भी कि बाद में, क्योंकि आपको तो कोर्ट में भी केस आगे तक लड़ना होता है, शायद गवाहियां भी होती होगी, तो उस प्रोसेस में बीच में कि गवाहियां कम कर दी जाए, हम जमानत पे उस मजबूती से न लड़ा जाए, किसकी जमानत रोकी जाए? देखिए, हम तो काम अपना पूरी श्रद्धा, ईमानदारी और बिना दबाव के करते हैं, जो सही है सच का साथ ही देते हैं। और बाकी देखिए, कानूनी प्रक्रिया है तो उसमें हमें भारतीय संविधान और कानून पर पूरा विश्वास है कि ज़रूर ऐसे अनैतिक कार्य करने वालों को सज़ा होगी। मैम, एक सवाल है सामाजिक को देखते हुए कि आप लगातार इन चीज़ों को देख रहे हो, डॉक्टर भी हो, भ्रूण लिंग जांच कराने वालों में तादाद सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गरीब लोगों की होती है या अमीर लोगों की होती है? बेटियां कौन नहीं चाहता? सीधा सवाल ये। देखिए, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं ना, जो कि अवैध लिंग जांच के या अवैध गर्भपात के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो तो लगातार बेटियां पैदा करते रहते हैं बेटों की चाह में। जैसे कुछ अभी पीछे मामला था कि 11 बच्चियों के बाद एक बेटा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। वो भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से मीडिया ने ये किया कि बेटियां 11 एक तरफ और बेटा अकेला एक तरफ, ये एक बहुत ही बड़ी सामाजिक बुराई है जिससे कि हम सभी को मिलकर लड़ना है। स्वास्थ्य विभाग है, हमारे जो दूसरे सरकारी विभाग हैं, हमारे जो पब्लिक है, खासकर देखिए पब्लिक का रोल सबसे बड़ा है। अगर पब्लिक में जिस दिन ये समझ आ गई ना कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, बेटियां भी बेटों के समान ही उनको यदि अवसर दें तो वो भी बहुत तरक्की कर सकती हैं, परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है। तो ये सोच जिस दिन बदल जाएगी, अपने आप सुधार आ जाएगा और ऐसे लोगों का जो है अवैध धंधे अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो जैसे डॉक्टर अनंतराम बरवाला जैसे लोग हैं, ये 8वीं बार पकड़ा गया है, तो डॉक्टरों की जो लॉबी है, जिनको कहीं ना कहीं एक अलग लॉबी है, जिनको पब्लिक भगवान मानती है कि वो इलाज करते हैं, तो उन डॉक्टरों में इसकी सामाजिक इमेज क्या है? क्या इन लोगों पे चर्चाएं भी होती होगी? जैसे अभी आपने रेड की पकड़ा गया, तो डॉक्टर लॉबी में चर्चा क्या है? ये देखिए, डॉक्टर्स का तो साफ यही मानना है कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह से हम सपोर्ट नहीं करें। तो कोई आईएमए वगैरह कोई भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी का भी मतलब ऐसा हमारे पास हमें देखने को नहीं मिला कि इनकी सपोर्ट में कोई आया हो। क्योंकि देखिए, इलीगल काम, जुर्म जो कर रहा है तो उसको कोई भी मदद नहीं करता है।
और डॉक्टर्स तो मतलब हमेशा एक मरीज की जान बचाने में, उनकी सेहत बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो कोई भी अगर इलीगल काम कर रहा है तो उनकी सपोर्ट में कोई दूसरा डॉक्टर जो अच्छा काम कर रहा है कभी नहीं आएगा। क्या पीएनडीटी एक्ट में और थोड़ा सा सख्त प्रावधान की, संशोधन की आपको जरूरत महसूस होती है? क्योंकि लगातार लोग छूट जाते हैं, जमानत पे आ जाती हैं और आते ही फिर करने लग जाते हैं वही काम। जी देखिए, एक तो जो है सज़ा अगर और बढ़ाई जाए, क्योंकि सज़ा भी इसमें जितनी भी है और ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, क्योंकि ये तो भ्रूण हत्या तो एक तरह से हत्या की तरह ही है। अवैध लिंग जांच, भ्रूण हत्या, तो इस पे तो काफ़ी सख्त कानून बनना चाहिए। और बल्कि लोगों में अब धीरे धीरे समझ आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है और ज़्यादा समझदार होने की ज़रूरत है। और हमारे तो जैसे हिसार शहर तो एक मेडिकल हब है, तो इसमें तो इतने सारे जो हैं रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, रजिस्टर्ड एमटीपी सेंटर्स हैं, जहाँ पर कि लोग कोई भी स्वास्थ्य जांच है वो करवा सकते हैं और लीगल तरीके से जो भी कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है उसी तरह से अपना इलाज करवा सकते हैं। और अनैतिक कार्य की तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो अनैतिक गतिविधियां जितनी भी हमें आज तक की जो 4-5 हमने रेड्स करी हैं उनमें देखने में आई है कि जो अनरजिस्टर्ड क्लिनिक्स हैं या जो झोला छाप टाइप के जो बैठे हैं उनमें ज़्यादा देखने में आई है। और वो लोग मतलब लोगों का पता नहीं उन पर विश्वास क्यों है, लोगों को ऐसे लोगों के पास जाना नहीं चाहिए, उनके झांसे में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो अपराधी होते ही हैं, भोले वाले लोगों को बहकाकर और उनको भी एक अपराध के उसमें रास्ते में धकेल देते हैं और मजबूरन फिर उन लोगों को भी जेल जाना पड़ता है। मैम, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और उसके बाद ये हरकत भी हो रही है। साथ में मैं कह रहा हूँ कि 11 बेटियों पे एक बेटा हुआ और मीडिया समाज इस तरीके से उस बेटे का स्वागत कर रहा कि जैसे 11 बेटियाँ कमज़ोर ख़त्म हैं, मतलब है ही नहीं, 11 बनाम 1। ऐसी एक घटना होगी, 8 बेटियों के बाद एक हुआ तो नाम रखा गया दिल खुश। तो जब ऐसी खबरें आपको मिलती है या ऐसी खबरें मिलती किसी ने बेटी को झाड़ियों में फेंक दिया, तो अंदर से कैसा महसूस होता है? और इन लोगों को जो बेटियों को कमज़ोर समझते हैं या उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, जो भी लोग ऐसी चीज़ों को, ऐसी घटनाओं को हाईलाइट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। स्वास्थ्य विभाग उनकी कड़ी निंदा करता है, क्योंकि ये लोग भी समाज में गलत संदेश फैलाने में बराबर के भागीदार हैं। मीडिया पर्सन्स और आम जन और सभी से यही उम्मीद की जाती है कि आप एक पॉजिटिव चीज़ को, पॉजिटिव सोच को बढ़ावा दें और बेटा बेटी एक समान है, इस सोच को बढ़ावा दें, सरकार का साथ दें, तभी तो हम लोग इन पर अंकुश लगा पाएंगे और सुधार कर पाएंगे सेक्स रेशियो में। तो पब्लिक की, मीडिया की, सभी की भागीदारी की ज़रूरत है। नहीं, कई बार जैसे नारे भी, सरकार की भी नारे मैंने देखे हैं कि ऐसे नारे थे कि बेटियां पेट में मरवाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, जैसे बहू के लिए ही बेटी पैदा की जाती है। तो ऐसे नारों में भी कोई सुधार होना चाहिए, ना कि बराबरी के नारे होने चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हम तो तरह तरह से जागरूक करने की कोशिश करते हैं लोगों को कि जो है आप बेटियों को बेटों से कम नहीं समझें, बराबर समझें। और हमारे जैसे लोग तो लाइव एग्जाम्पल्स हैं कि हमें पढ़ाई लिखाई का माँ बाप ने बेटों के बराबर पूर्ण अवसर दिया, तो आज हम इस पोजीशन पर बैठे हैं। हमारी पहले डीसी भी रही हैं मैडम, अभी एडीसी मैडम हैं, डीएसपी मैडम हैं, तो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि, और राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च पद है जो, वो भी महिला हैं। तो इसलिए बेटियां कहीं भी किसी भी मामले में कम नहीं है। इंसान को तो पैदा करके बड़ा बिल्कुल माई करती है, महिला ही करती है। मैम, किसी ऐसी कोई पर्सन से बात हुई कभी आपकी जिंदगी में, या बेटी पेट में है उस पे कोई डिस्कशन हुआ हो और आपने उससे बातचीत की हो? क्या सोचती है एक माँ जब, क्योंकि बेटी मरवाने पे भी ना जो हमारे गीत रागनियां, उसमें ना ये कहा गया कि जैसे माँ ही बेटी को पेट में मरवाती है, जबकि पुरुषवादी समाज है, घर में जो पुरुष है उसको बेटा चाहिए है, न कि महिला को।
देखिए काफ़ी केसेस में ऐसा ही देखा गया है कि जो परिवार वाले हैं वो चाहते हैं महिला अपना बच्चा जो है वो चाहती है कि स्वस्थ पैदा हो, जैसा भी हो। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि महिलाएं खुद चाहती हों कि हमें बेटा ही चाहिए, हमारे बेटी ना हो। परिवार में तो मुझे लगता है कि परिवार में जो मुखिया है परिवार का, वो चाहता है कि मेरा वंश, और वंश माना गया है बेटे को, जो हमारे समाज में है, जो बहुत बुराई हो सकती है। तो ऐसे किसी से चर्चा आपने की हो, किसी महिला से, कि चाह कौन रहा कि पेट में ही मरवा दिया जाए? देखिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी और भी पब्लिक से भी चर्चाएं की हैं, तो उनमें यही आता है कि आस पड़ोस, समाज, रिश्तेदारियां, मतलब उन सब में ये लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि जिनके बेटा है उसको शायद कुछ लोग थोड़ा सा और अलग नज़रिए से देखते हैं, और जिनके बेटियां हैं मतलब उनमें थोड़ा सा उनको फ़र्क महसूस होता है। एक ही परिवार के अंदर भी जो बहुएं हैं, तो जिसके लड़का नहीं है उनमें उनको अपने आप को फ़र्क महसूस होता है, तो इसलिए उनमें थोड़ी चाहत है। कुछ फिर आजकल देखिए क्राइम्स भी हैं, तो विमेन के अगेंस्ट क्राइम्स ज़्यादा हैं, इस करके भी थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ लोग इस तरह भी उसको लेते हैं कि क्राइम्स हो रहे हैं, इसलिए बेटी की जगह बेटा हो जाए तो ठीक है। लेकिन यही सोच तो हमें बदलनी है। आज महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि किसी का भी डटकर मुकाबला कर सकती हैं, और ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स आजकल दी जा रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और पूरा साइबर सुरक्षा की अवेयरनेस दी जा रही है। तो ये सब चीज़ें एक पढ़ी लिखी महिला के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अपने आप को सुरक्षित रखना और अपने आप को जागरूक रखना। तो यही सोच हरियाणा में एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में, दंगल फिल्म, और उसमें कहा था कि हमारी बेटियां क्या बेटों से कम हैं। लेकिन ज़मीन पे जब हम जाके देखते हैं तो यही समाज के लोग जिसके बेटी होती है उसको कहीं ना कहीं दूसरी भावना से देखते हैं, और जिसके बेटा होता है उसको अलग भावना से देखते हैं। और यहाँ तो कहावतें भी ऐसी बनी हैं कि किसी को 2-3 बेटी मिल जाए तो कहते हैं कि इसको भगवान का श्राप मिला हुआ है, इसको बेटियां हुई हैं। ये जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक डॉक्टर अनंतराम बरवाला जैसे लोग लगातार बेटियों को चेक करते रहेंगे पेट में, और बेटियों को मरवाते रहेंगे। जिस दिन समाज में बराबरी की बात आपके परिवार से शुरू होगी, और जिस बेटी को आप ईमानदारी से परिवार का मुखिया के तौर पे देखना शुरू करोगे, और जिसको बेटी हुई है उसको आप हीन भावना से नहीं देखोगे, तो कोई भी बेटी को पेट में नहीं मरवाएगा। और क्राइम का भी मामला है कि क्राइम को देखते हुए जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, उसमें कहीं ना कहीं बाप, परिवार असुरक्षित महसूस करता है बेटी को लेके। लेकिन क्राइम करने वाले भी कौन है? वो बेटे ही हैं। तो ये एक सामाजिक बुराई सबसे बड़ी है। उसके बाद डॉक्टर अनंतराम बरवाला है। डॉक्टर अनंतराम बरवाला जैसे लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन उस परिवार को भी माफ़ नहीं किया जा सकता जो महिला को मजबूर करता है कि वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को चेक करवाए, और अगर बेटी है तो उसको घेर दे, और पैदा होने के बाद भी जो झाड़ियों में फेंक देते हैं, वो भी एक समाज का ही डर है। तो डॉक्टर अनामिका बिश्नोई हमारे साथ जुड़ी हुई थी, विस्तार से चर्चा की है। ये अब आपको फैसला करना है कि आप समाज की इस बुराई को दूर करना चाहते हो, या फिर एक लंबा इसको ले जाना चाहते हो कि बेटियां मरती रहे पेट में ही, और पैदा होने के बाद फिर वो झाड़ियों में, या फिर क्राइम में, या फिर दहेज के लिए। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये सामाजिक बुराई रहेगी। तो धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ जुड़े।